सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक में जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे ख़वातीन पे तशद्दुद के आलमी दिन के मौजू पे। हमारे साथ मेहमान थी साजिदा रफ़ीक, उनसे बड़ी सैरासिल गुफ्तगू हुई ख़वातीन पे तशद्दुद के हवाले से। मगरिब की अज़ान के वक्फे के बाद आपकी खिदमत में प्रोग्राम बाखबर कश्मीर लेके आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी आपके सामने हाजिर है। तो हम बात करेंगे, नया मौजू है प्रोग्राम के इस हिस्से का, और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और पाकिस्तान और भारत के आइन में मसला कश्मीर कहाँ खड़ा है, मसला कश्मीर की क्या सूरत हाल है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ कानूनदान और बार कौंसल जो हमारी है उसके सरकर्दा रहनुमा मलक मोहम्मद नसीर अमान एडवोकेट, जिनसे हम बातचीत करेंगे आज के मौजू के हवाले से। मलक नसीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। अच्छा, मौजू तो मैंने बता दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और भारत और पाकिस्तान के आइन के तनाज़ुर में कश्मीर कहाँ पे खड़ा है। पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि भारत और पाकिस्तान के जो आइन हैं उनके हवाले से जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा स्टेटस को आप कैसे देखते हैं, और इन दो मुल्कों के जो दसातीर हैं उनमें कश्मीर कहाँ पे खड़ा है? बहुत शुक्रिया जनाब सईदुर रहमान सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना कलीदी और इतना बेहतरीन किस्म का सवाल पुट किया है और ये आज के वक्त के लिहाज से बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम जायज़ा लें कि इंडिया और पाकिस्तान के दस्तूर के तनाज़र में रियासत जम्मू कश्मीर का जो मसला है या उसका स्टेटस है, उसकी क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में और अपने सुनने वाले देखने वालों की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के तीनों दस्तूर जो हैं 1956, 1962 और 1973, अगर आप इन तीनों के आर्टिकल 1 जो है और मौजूदा इनका जो 1973 वाला है आर्टिकल 1 देखें तो उसमें पाकिस्तान के चारों सूबों को बयान किया गया है, फाटा को बयान किया गया और फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद को बयान किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 257 है जो ये बताता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में शामिल होने वाली रियासतें या इलाके, उनके साथ उस वक़्त के जो रियासत होगी या इलाके होंगे उनके अवाम की विश और विल के मुताबिक देखा जाएगा, डील किया जाएगा। हालांकि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान 1947 ही से पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पर, सफारती तौर पर और कॉन्स्टिट्यूशनली भी रियासत जम्मू कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है। और आप जानते हैं कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का सेटअप हमारे पास जो है वो एक पूरी मुकम्मल रियासत की शेप में मौजूद है। बल्कि हम ये दावा करते हैं कि हमारे पास जो बहुत बड़ा इंतज़ामी सेटअप है ये हमने मकबूजा कश्मीर के लिए भी रखा हुआ है, चूँकि मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी का बेस कैंप भी जो है वो आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद है, लिहाजा हमने पूरी रियासत की आज़ादी के लिए चूँकि काम करना है, इसलिए हमारे पास एक बड़ा सेटअप है और नुमाइंदा सेटअप है जो यहाँ पर बैठा हुआ है। अब अगर हम इसके बिलमुकाबल भारत का जायजा लें, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का आइन 1950 में नाफज हुआ है और जनवरी 1950 में नाफज होने से पहले मैं आपके इल्म में एक और चीज़ भी लाना चाहता हूँ कि नवंबर 1949 को भारत में दिल्ली में एक जो है ना वो मीटिंग बिठाई गई। उस मीटिंग में ये करार दिया गया कि जो इंडिया की आइन साज असम्बली है, उस आइन साज असम्बली में रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, वहाँ की जो भारत नवाज जो सियासतदान हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और उन्होंने 1949 में 4 बंदों को शरीक किया अपनी मर्कजी आइन साज कमेटी में। उसमें शेख अब्दुल्ला, मिर्जा
رضا افضل بیگ, موتی رام باگڑا اور سعید مسعودی. سعید مسعودی صاحب کا کسی نہ کسی تعلق وادی نیلم سے بھی تھا. یہ 4 بندے انڈیا کی آئین ساز کمیٹی میں شامل ہوئے. اور اس وقت 1949 میں اس میں انہوں نے یہ کام کیا کہ ریاست جموں کشمیر کو اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر لانے کے لیے ایک ابتدائی دفعہ جو ہے بنائی. اس دفعہ کو انہوں نے نام دیا دفعہ 306. گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1949 ہی سے انہوں نے ریاست جموں کشمیر کو کسی نہ کسی حوالے سے اپنے جو ہے وہ فریم ورک میں لانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی شروع کی. اسی باعث انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے متنازع ایریا کے 4 بڑے سیاستدانوں کو اپنی مرکزی آئین ساز کمیٹی یا اسمبلی میں شامل کیا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 1950 میں انڈیا کا کانسٹیٹیوشن نافذ ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن اس سے پہلے بھی مرحلہ وار نافذ ہوتا رہا ہے. ایک ہی دفعہ نافذ نہیں ہوا. کچھ اس کے ابتدائی ایسے اس نے پہلے نافذ کیے اور بعد میں اس کو کمپلیٹ کیا 1950 میں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈین یونین کا جو کانسٹیٹیوشن 1950 والا ہے اس کے آرٹیکل 1 ہی میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف انڈین یونین. آرٹیکل 1 وہ ہوتا ہے کہ جس میں ملک کے علاقوں اور ریاستوں کو منشن کیا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ریاست جو ہے وہ ان علاقوں پر, ان صوبوں پہ, ان چیزوں پہ مشتمل ہوگی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس سے پہلے کہ اس وقت بھارت نے اپنی ریاستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. اے ریاست, بی ریاست, سی ریاست اینڈ ڈی ریاست. ریاست جموں کشمیر کو انہوں نے جو بی ریاستیں تھیں ان میں رکھا, اور انڈیا کا کانسٹیٹیوشن 238 نمبر جو اس کا آرٹیکل تھا وہ بھی ریاست کو ڈیل کرتا تھا. لیکن اس میں یہ لکھ دیا کہ انڈین آئین کا دفعہ 238 جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر پہ اپلائی نہیں ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے رکھا 370. 370 میں انہوں نے 3 کلازز دیے. 3 کلازز کی جو کلاز 1 کی سب کلازز ہیں وہ 4 ہیں. آرٹیکل 370 1A 1B 1C 1D. اب جو آرٹیکل 370 کی کلاس نمبر 1 کا ذیلی دفعہ 1 ہے 1A, وہ تو 1964 ہی میں انہوں نے ختم کر دیا تھا. اس لیے کہ 1964 میں انڈیا نے قانون سازی کر کے بی ریاستوں کے درجے کو ختم کر دیا, بلکہ انہوں نے سی ریاستوں کے درجے کو بھی ختم کر دیا, بعد میں پھر بحال کیا. اس میں یہ تو ہو گیا ختم. اب جو 1B تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ جو انڈین یونین ہے یا انڈین پارلیمنٹ ہے وہ کن کن امور کے متعلق, جو ریاست جموں کشمیر کے کن امور کے متعلق جو قانون سازی کر سکتا ہے. سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جو 3 امور ہیں جو سو کارڈ نام نہاد جھوٹے دستاویز علاق کی بنیاد پہ ہمیں ملتے ہیں, وہاں سے ہم قانون سازی کریں گے. اور دوسری بات انہوں نے بولی کہ کہیں اگر ہمارے درمیان کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے, کوئی کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے, تو وہ ہم جو ہے نا وہاں کی جو کنسلٹیشن کے ساتھ اور کنکرنس کے ساتھ جو ہے نا وہ طے کریں گے. پھر آگے انہوں نے بات بولی دوسرے میں کہ جی صرف 2 آرٹیکل جو ہے ریاست جموں کشمیر پہ اپلائی ہوں گے. ایک جو ہے وہ آرٹیکل 1 اپلائی ہوگا اور ایک آرٹیکل 370 اپلائی ہوگا. پھر اس طرح جو ہے نا یہ چیزیں انہوں نے طے کی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی 1952 میں انڈیا نے مزید چیزوں کو ری اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی جس کا نام ہے دہلی ڈکلیریشن 1952 میں. اب وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جی ریاست جموں کشمیر کا ایجنڈا بھی ہوگا, صدر بھی ہوگا, تمام چیزیں ہوں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈین کانسٹیٹیوشن کے کچھ پورشن جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر پہ اپلائی بھی ہوں گے. اس وقت شیخ عبداللہ نے اس کو اپوز کیا کہ ایسا نہیں ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں آگے چل کر 53 میں جب بھارت نے دہلی ڈکلیریشن کے کچھ پورشنز کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی تو شیخ عبداللہ نے ریزسٹنس دکھائی, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ شیخ عبداللہ پہ بغاوت کا مقدمہ قائم کر کے کرن سنگھ نے اس کی گورنمنٹ کو برطرف کر دیا اور شیخ عبداللہ کی جگہ بخشی غلام محمد کو وہاں کا وزیر اعظم بنا دیا. اور وہ پروسیس تھا جو 1952 کی دہلی ڈکلیریشن والا وہ چلا بخشی غلام محمد کی گورنمنٹ میں, اور 1954 میں دوسرا پریزیڈینشل آرڈر جس کو وہ راشٹرپتی آدیش کہتے ہیں ہندی زبان میں, وہ انہوں نے نافذ کیا, جس میں انہوں نے
35A को भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया। 35 वो है जो 1927 के स्टेट सब्जेक्ट को बहुत सारी चीजों को डील करता है, जिसमें प्रॉपर्टी है, नौकरी है, इस तरह के मकामी लोगों के जो हकूक है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इसके साथ झंडा आ गया, तराना आ गया, चीजें आ गई। लेकिन हम देखते हैं कि 54 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसमें 24-25 तरमीम लाकर इंडिया ने अमलन 1987 तक जो 370 था उसको प्रैक्टिकली डी ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया और डिसफंक्शनल कर दिया। जहां तक हमारे कुछ लोग कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस था, बड़ी हैसियत थी, ये चीजें तकरीबन 370 वाली ऑफ हो गई थी। मासवे 35A के हद तक कि वहां पर नौकरियों का जो हक था वो कश्मीरी वहां के मकामी लोगों का तस्लीम किया गया, जायदादें खरीदना बेचना वो वहीं का वो रखा गया, और फिर कुछ और मराहत थी जो वहां पर रखी गई। अलबत्ता जो स्पेशल स्टेटस था वो वाला खत्म कर दिया, क्योंकि 1947 में आप समझते हैं कि परमिट लेकर भारतीय शहरियों को कश्मीर में आना पड़ता था, लेकिन उसके बाद 54 तक ये चीजें खत्म हो गई। अब अगर हम देखें, जायजा लें इंडिया और पाकिस्तान के दस्तूर के लिहाज से मजमूई तौर पर, तो पाकिस्तान का 53 वाला कॉन्स्टिट्यूशन, 65 वाला और 56 वाला, ये तस्लीम करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर मुतनाज़ है, और जब कभी रियासत जम्मू कश्मीर आजाद होगी, पाकिस्तान के साथ शामिल होगी, उस वक्त टर्म्स एंड कंडीशन तय किए जाएंगे लोगों की विल एंड विश के मुताबिक। जबकि इंडिया ने लोगों की विश और विल को मालूम किए बगैर ये किया। सिर्फ मैं 1 मिनट में बात को क्लोज करूंगा कि 1950 के अपने आइन में कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट करार दे दिया। उसके बाद इंडिया ने यह किया कि 1939 वाला मकबूजा कश्मीर का आइन जो था उसको वहां पर खत्म करवाया। खत्म करने के बाद एक अपनी माँ पर वहां का एक मकामी कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज करवाया जम्मू कश्मीर का 57 में, और उसकी आर्टिकल 3 में करार दिया गया कि रियासत जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा था, है और रहेगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन के नाफिज होने के फौरन बाद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 122 आई, जिसमें उसने वाज़ेह तौर पर करार दिया कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट्स और स्टेप्स जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ हैसियत को खराब नहीं कर सकते। लिहाजा इंडिया जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स करे, कानून साजियां करे, या कश्मीर को फौजी मिलिट्री ऑक्यूपेशन की बुनियाद पे एग्रेसिव पॉलिसी के तहत, अगर फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत कश्मीर को हड़प करने की कोशिश करे, इसके बावजूद भी कश्मीर मुतनाज़ है। तो हम ये समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो दस्तूर हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के मतलब उल्ट है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है, जबकि पाकिस्तान के तीनों दस्तूर बशमूल 1973 का आइन पाकिस्तान कश्मीर को मुतनाज़ा हैसियत देता है, मुतनाज़ा एरिया मानता है। यही वजह है कि आजाद कश्मीर में एक हमारा इंडिपेंडेंट सेपरेट सेटअप कायम है, जो इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान कश्मीर को मुतनाज़ा हैसियत देकर इसके साथ खड़ा है। जी बहुत शुक्रिया मलिक नसीर साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने भारत और पाकिस्तान के जो दस्तूर हैं उनका जायजा लिया और कश्मीर के स्टेटस को वाज़ेह किया कि कितना ज़्यादा फ़र्क है, और पाकिस्तान के आइन में कश्मीर को किस कदर यानी हकूक़ में मिल रहे हैं, बुनियादी हकूक़ कश्मीरियों को, और भारत का आइन उसी तरह उनके हकूक़ को सल्ब कर रहा है। अच्छा मलिक साहब, जो इंडियन आइन के आर्टिकल्स थे 370 और 35A, वो दरअसल क्या हैं और उनके मुहर्रकात क्या थे, थोड़ा सा ये भी हमारे नाजरीन और सामीन को बताइए। बहुत शुक्रिया। ये आजकल का बड़ा बर्निंग इशू है। सबसे पहली बात मैंने आपको भी बताई कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आई और उनमें प्लेबिसेट के हवाले से जोर दिया गया, 2 नवंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू जो भारत का वज़ीर आज़म था, उसने अक़वाम आलम के सामने, भारतीय अवाम के सामने, कश्मीरी अवाम के सामने, पाकिस्तान के सामने ये करार किया कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाएंगे, हम कश्मीर में प्लेबिसेट करवाएंगे, लोगों की राय मालूम करेंगे, उसके बाद कश्मीर का जो फैसला होना हुआ वो कश्मीरी अवाम खुद करेंगे। लेकिन इसके देखते हैं कि पैरेलल साइड पे इंडिया ने यह काम किया कि चूंकि मकारी यारी और अदाकारी में इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, वो चांकियाई पॉलिसी के तहत चलते हैं, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि चूंकि हम वादा तो कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उन्होंने कश्मीर को हर कीमत पर लेना था,
اس لیے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کیا ہے کہ 17 نومبر 1949 کو دہلی میں ایک دہلی میٹنگ بلائی گئی جس میں یہ طے کیا گیا کہ ریاست جموں کشمیر کا آکوپائڈ ایریا جو ہے انڈین آکوپائڈ اس کو کشمیر کے انٹیگریشن وہ کہتے ہیں اس کو انڈیا کے ساتھ اس کی انٹیگریشن کے لیے ری آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کنسٹیٹیوشنل لیگل سٹیپس اٹھائے جائیں جس میں ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جائے. تو وہ رشتہ سعید الرحمان صدیقی صاحب سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 306 آرٹیکل بنایا گیا جس میں یہ چیزیں طے کی گئیں کہ کشمیر کو کیسے انڈین کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر لانا ہے. 1950 میں انہوں نے اس کو جو ہے 370 پہ لے گئے. اور میں جس طرح آپ کو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ 370 کے 3 کلاسز تھے اور میں نے وہ سب کلاسز کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ انہوں نے 1954 کے راشٹرپتی آدیش کے ذریعے یا پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے کچھ برات دی جس سے وہاں کے نیشنلسٹ طبقے کو یا بھارت نواز طبقے کو سیٹسفائی کر دیا شیخ عبداللہ نے کہ جی دیکھیں ہمیں بہت کچھ دیا گیا ہے. لیکن جو ہی شیخ عبداللہ نے کہا کہ بھارت 1952 کے دہلی ڈکلیریشن کی چیزوں کو وائلیٹ کر رہا ہے تو اس نے آواز اٹھائی تو شیخ عبداللہ کو انہوں نے جا کر اٹھا کر جیل میں پھینک دیا. اور 1975 میں جب اندرا عبداللہ کارڈ ہوتا ہے اور شیخ عبداللہ وزیر اعظم سے دوبارہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو وہاں تب جا کر اس کو باہر نکالا. میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ 53 آرٹیکل جو ان کا 370 ہے اور 35 ہے یہ ایک طرح کا ڈھکوسلا تھا, ایک کاسمیٹک میئرز تھے جس میں انہوں نے ریاست جموں کشمیر کو جھانسا دے کر انڈین یونین کے اندر شامل کر لیا. اور بعد میں جس طرح آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے پریزیڈنشل آرڈر انہوں نے جاری کیا 1950 میں, دوسرا پریزیڈنشل آرڈر انہوں نے جاری کیا 1954 میں, اور 1954 کے پریزیڈنشل آرڈر ہونے کے بعد 1949 میں جواہر لال نہرو نے خود انڈیا کے الیکشن کمیشن کو کشمیر پہ جو ہے اپلائی کر دیا. پھر 1964 میں 1967 میں اور اس کے بعد پھر انڈین کانسٹیٹیوشن کے تقریباً 80 سے 85% جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن تھا اس کو کشمیر پہ اپلائی کر دیا. اب جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو 370 تھا اس میں یہ صرف بیان کیا گیا تھا کہ جو معاملات ہمیں نام نہاد جھوٹے معاہدے کے ذریعے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے ذریعے ملتے ہیں اس پہ بھارتی پارلیمنٹ کیسے قانون سازی کر سکتی ہے. تو اس قانون سازی کے آڑ میں انہوں نے اپنے قوانین کو وہاں نافذ کر دیا. دوسرے نمبر پہ رہے ان کے دوسری چیزیں کہ 35 تھا, 35 تک ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح عمل درآمد ہوتا رہا کشمیریوں کو مطمئن کرنے کے لیے. ظاہر ان سے جائیدادیں تو نہیں چھین سکتے تھے, لیکن بھارت نے یہ کام کیا کہ انہوں نے لفظ استعمال ہوتا ہے اسٹیک اینڈ کیرٹ. اسٹیک اینڈ کیرٹ کی پالیسی بناتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کو عملاً کانسٹیٹیوشنلی اور ملٹری آکوپائڈ سسٹم کے آکوپائنگ کے ذریعے انہوں نے اس کو کیا کر لیا کہ اپنے جبر کے ذریعے اور اپنے شکنجے میں جکڑ لیا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 2014 میں 2018 میں ابتدائی طور پر انہوں نے کشمیر کو جو ہے وہ انڈین یونین کے اندر شامل کرنے کے لیے کچھ سازشیں کی تو انہوں نے اسی الیکشن کمیشن کا اور اسی بھارتی آئین کا جو ہے نا وہ آڑ لی. میں جس طرح آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کا جو آئین ہے نام نہاد آئین اس کی جو آرٹیکل 92 ہے وہ ڈیل کرتی ہے وہاں کے گورنر راج کو. لیکن انڈیا نے 1965 میں انڈیا کا جو صدارتی فرمان ہوتا ہے یا صدر رول جس کو کہہ سکتے ہیں, پریزیڈنشل رول جس کو کہہ سکتے ہیں, وہ اس کو ڈیل کرتا ہے دفعہ 356 وہ کشمیر پہ اپلائی کر دیا. اور جب یہ 2018 میں دفعہ 92 جو مقبوضہ کشمیر کا وہاں پر اس کے 6 مہینے کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے فوری بعد انہوں نے 356 اپلائی کر دیا. 356 کے ذریعے انہوں نے حکومت بننی نہیں دی. جب وہاں پر حکومت ہی نہیں بنی تو انہوں نے اس حکومت نہ بننے کے عمل سے فائدہ اٹھا کر کشمیر کو نہ صرف اس کی ریاستی حیثیت کو توڑ دیا بلکہ ریاست جموں کشمیر کے 2 ایسے یونین ٹیریٹریز بنا کر انڈیا میں شامل کر دیا. ایک یونین ٹیریٹری جو ہے کہ لداخ اس کو اسمبلی اور ہائی کورٹ سے محروم کر دیا, اور جو دوسری ٹیریٹری بنائی جموں کی اور کشمیر کی وہ اتنی بے اختیار ہے کہ میونسپل کمیٹی سے زیادہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتی. گویا ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ آپ نے مجھ سے بولا کہ 370 ایک طرح کا سموک سکرین تھی جس کے پردے میں بھارت نے جھانسا دے کر, دھوکہ دے کر, فریب دے کر کشمیری مسلمانوں کو, عوام کو گمراہ کیا اور آرٹیکل 1 کی حیثیت سے ریاست جموں کشمیر کو بھارت کا انٹیگرل پارٹ قرار دیا اور صرف 370 کا جھانسا دے کر کشمیریوں کو ورگلائے رکھا, بہلائے رکھا کہ نہیں آپ ایک سیپریٹ اسٹیٹ کے عمل ہیں. حالانکہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ 1987 تک بھارت کے
आइन का तकरीबन 85% जो था ऐसा वो जम्मू कश्मीर पे लागू हो चुका था। और आज भी जब हम 2018 में देखते हैं तो आर्टिकल 92 की जो रिप्लेसमेंट में उन्होंने 356 अप्लाई करके कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में उन्होंने तकसीम किया और भारतीय फौजों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सीआरपीएफ को और तमाम जो यूनियन के महकमे थे उनको कश्मीर पे अप्लाई कर दिया। अब सिर्फ म्यूनिसिपल कमेटी के हद तक मकबूजा कश्मीर की यूटी जो काम कर सकती है, इसके अलावा इख्तियार ही नहीं है। चूंकि इंडिया के पास इस वक्त 9 यूनियन टेरिटरीज है। अगर हम देखें तो कश्मीर की पोजीशन इस तरह ही है जिस तरह लक्ष्मी देवी की है, दादन वैली की है, या अंडमान की है, या निकोबार की है, उससे ज्यादा मकबूजा कश्मीर की अभी पोजीशन नहीं रही। जी बहुत शुक्रिया मलिक नसीर साहब। समीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर में, आपका मेज़बान सईद रहमान सिद्दीकी, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के आइन के तनाज़र में मसला कश्मीर कहाँ खड़ा है, और फिर हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे भी आएंगे। अच्छा मलिक साहब, 370 जो है वो लगाने की बुनियादी वजह क्या थी कि भारत 370 अपने जो दफ़ा है वो अपने आइन की बतौर क्यों शामिल की? वो भारत इसलिए शामिल करना चाह रहा था चूंकि अगर 370 नहीं करता था तो वहां के लोगों को मुतमईन करना बहुत मुश्किल था। शेख अब्दुल्ला के बारे में चूंकि ये क्लियर कट पता था कि वो भारत नवाज है, लेकिन वो पाकिस्तान के मुकाबले में लोगों को ये दिखाना चाह रहा था चूंकि इंडिया से हमने जो है ना वो ऑटोनमी ले ली है, दाखिली खुद मुख्तारी ले ली है, और भारत ने सबसे पहले उसको डिसीव किया और उसको ये रियलाइज करवाया कि जी हम आपको सेपरेट स्टेट के तौर पर डील करेंगे। और इसी की आड़ में 370 को उन्होंने डाल दिया कि हम सिर्फ उन मामलों पर कानून साजी करेंगे जो महाराजा के नाम नेहाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हमें मिले हैं, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर है और डिफेंस है और कम्युनिकेशन है। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि इंडिया ने उसी 370 की दूसरी जो क्लॉज है उसमें, तीसरी है उसमें उन्होंने करार दिया कि अगर हम 370 को डी ऑपरेशनलाइज करना चाहें या इसको हम खत्म करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उसमें पूरा प्रोसीजर भी उन्होंने डाल दिया। उसमें उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले हम जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है उससे जो है ना वो इजाजत देंगे, वो अप्रूव करेगी, फिर उसके बाद हम ऐसा करेंगे। अब जबकि ये चीजें हो गई तो जब इंडिया के माहिरीन कानून से ये पूछा गया कि आपने वहां मकबूजा कश्मीर में तो कोई नाम नेहाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं थी, वो अगर थी भी 1951 से 1957 तक थी, वो नाम नेहाद जो है इंडिया नवाज किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन बना के खत्म हो गई है। तो आगे से इंडिया के जो माहिरीन कानून थे इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा चूंकि रियासत जम्मू कश्मीर में कोई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम ही नहीं करती इसलिए उसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब चूंकि ये दफा 370 की क्लास 3 जो है ये भी अपना मानी खो चुकी है, लिहाजा अब जरूरत ही नहीं है कश्मीरियों से पूछने की, वहां की गवर्नमेंट से पूछने की, वहां की असेंबली से पूछने की। लिहाजा हम यूनिलेटरली 370 को डी ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं और इसको यानी क्या कह सकते हैं कि एप्रोगेट कर सकते हैं, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। लिहाजा हमें कानूनी इख्तियार हासिल हो गया। तो इसकी वजह जो बुनियाद थी, जो रीजन थी, वो बदनीति पर, धोखे पर, फ्रेब पर मबनी थी, जो कि शेख अब्दुल्ला ने अपने तय लोगों को दिया था। लेकिन फिर उनकी आज औलादें तस्लीम करने पर मजबूर हो गई हैं कि हम जो है ना ये इसको कहते हैं स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपे रहे। लेकिन अब जब वो हट चुका है तो उनको अंदाजा हुआ कि उनके बावजूद जो धोखा खा गए या धोखे में रहे या खुशफहमी में रहे, लेकिन आज उसका इजाला करना खासा मुश्किल हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन लोगों को कि जिन्होंने 47 ही में ये देख लिया था कि भारत जो है वो मकरू और ये धोखाधड़ी के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की जो है ना अमंगों के साथ खेल रहा है। मुस्तकबिल करीब में वो सोचते थे कि भारत इनके साथ जो है ना खुल के सामने आएगा, लेकिन उस वक्त कुछ लोग हमारे जो है ना वो मिसलीड हो गए और उसकी जो मिसलीडिंग है वो आज हमें इतने बड़े वक्त में उन्होंने डाल दिया है कि वो खुद आज वो तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि उनके आबा अजदाद ने गलती की थी और उसको खमियाजा आज वो भुगत रहे हैं। जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर में, आपका मेज़बान सईद रहमान सिद्दीकी, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मलिक नसीर अवान एडवोकेट और मसला कश्मीर पे गुफ्तगू हो रही है। अच्छा मलिक साहब ये बताइए कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के हवाले से क्या किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान ने इसकी क्या कीमत अदा की है? देखें, पाकिस्तान ने हैदराबाद के मुतालिक, जूनागढ़ के बारे में भी और रियासत जम्मू कश्मीर के मुतालिक भी अपनी आवाज़ उठाई है। चूंकि एक नुज़ायदा रियासत की हैसियत से पाकिस्तान उस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि वो भारत के साथ जंग करता, लेकिन इसके बावजूद 1948 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और पाकिस्तान ने जो है कश्मीर के लिए अपने मुल्क को दांव पे लगाया। 1971 की जंग, 1965 की जंग,
ये बुनियादी जो मुलाकात है वो कश्मीरी था। इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए मौसर आवाज़ उठाई है और हमेशा कश्मीरियों की आज़ादी और हक़ खुदा रदियत के लिए पाकिस्तान के लीडरों ने, वहाँ की हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया है। लेकिन इसमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो अवाम के सामने आनी चाहिए, चूँकि पाकिस्तान में माजी में मुख्तलिफ हुकूमतें काम करती रही हैं और हुकूमतों की भी अपनी अपनी तरजीहात होती हैं। कई हुकूमतों में बैठे हुए लोग कई चीज़ों के बारे में ज़्यादा संजीदा नहीं भी होते, लेकिन मसला कश्मीर पे हम देखते हैं कि हुकूमतों ने ज़्यादातर संजीदगी दिखाई है। लेकिन आलमी हालात कुछ इस तरह के थे कि शुरू के ज़माने में जब 1947 की पोजीशन पे देखते हैं तो उस वक्त बरतानिया और अमेरिका ने कश्मीर की हिमायत की थी कि इंडिया ने जो है वो एग्रेशन किया है, और उस वक्त जब नेहरू चैप्टर 6 के तहत मसला कश्मीर की कंप्लेंट वहाँ पर करवाई अक़वाम मुत्तहिदा में, तो बरतानिया और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन हालात जब बदले, दुनिया डाइपोलर वर्ल्ड की तरफ चली गई और मसला कश्मीर पे ज्यादा करारदादों को वीटो किया है रूस ने, और रूस को भी बाद में उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन हम ये समझते हैं कि कश्मीर की आज़ादी और हक़ खुदा रदियत ये कनेक्टेड है पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान की रियासत के इस्तेकाम के साथ। हमारा चूंकि रिश्ता पाकिस्तान के साथ है और हम ये समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान मजबूत होगी तो सब कंटिनेंट के मुसलमान भी अमन और सुकून से रह सकेंगे और सेंट्रल एशिया तक भी मुसलमान जो है वो स्ट्रेंथन हो सकेंगे। और हम ये समझते हैं कि हुकूमतों की कहीं पे गफलत, सुस्ती अगर रही भी है, लेकिन रियासत पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ सिंसियर है और हम ये समझते हैं कि काम को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। हमारे एंड पे जो, पाकिस्तान के एंड पे जो हमें शिकायत है वो ये है कि ज्यादातर इक़्तिदार में और कश्मीर के अफेयर्स के मुतालिक ज्यादातर वो लोग आ जाते हैं जिनको मसला कश्मीर के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। जब वो कश्मीर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, मल्टीलेटरल एस्पेक्ट्स के बारे में जानते नहीं होते, इसकी पॉलिटिकल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन के बारे में नहीं जानते, जाहिर है अगर कोई ब्यूरोक्रेट आएगा, कोई सियासतदान आएगा जिसने मसला कश्मीर पे 5 या 15 नंबर का नोट पढ़ा होगा, लिखा होगा PSC के इम्तहान में या CSS के इम्तहान में या कहीं और, तो वो मसला कश्मीर को ठीक तरीके से न बयान कर सकता है, न समझ सकता है, न समझता है, न डिफेंड कर सकता है। हम ये समझते हैं कि कश्मीर के लोगों को और पाकिस्तान के उन लोगों को कि जो रियासत पाकिस्तान की ST के बारे में, जूनागढ़ की ST के बारे में और हैदराबाद की ST के बारे में और रियासत जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ पोजीशन और ST के बारे में जानते हूँ, चूंकि ये तीनों रियासतें आपस में वेल कनेक्टेड है। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं आपको बताऊं कि क्यों मैंने ये बात बोली है। वो इसलिए बोली है कि जब 3 रियासतों का मसला खड़ा हुआ तो भारत ने कहा चूंकि हैदराबाद की आबादी गालिब अक्सरियत जो है वो हिंदू है, लिहाजा उनका पाकिस्तान में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चूंकि जूनागढ़ की 90% आबादी हिंदू है तो पाकिस्तान में जाने का उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अब चूंकि कश्मीर की 90% आबादी जो है मुसलमान है तो कश्मीर का इंडिया के अंदर जाने का सवाल कैसे पैदा हो गया, जबकि अंधा और बहरा भी ये समझता है, अनपढ़ बंदा भी ये समझता है कि सब कंटिनेंट की जो तकसीम हुई है वो रिलीजियस डेमोग्राफी की बुनियाद पे हुई है कि हिंदू इधर तो मुसलमान उधर। अब अगर रिलीजियस डेमोग्राफी की बुनियाद पे तकसीम हुई है तो कश्मीर को पाकिस्तान में जाना चाहिए, वरना फिर बरसगीर की तकसीम की क्या तुक बनती है, कोई उसकी लेजिटिमेसी तो नहीं बनती ना। अगर बरसगीर तकसीम हुआ है तो वो किस बुनियाद पे तकसीम हुआ, उसको कहते हैं रिलीजियस डेमोग्राफी की बुनियाद पे। तो जब रिलीजियस डेमोग्राफी की बुनियाद पे हुआ तो कश्मीर को एज इट इज पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए था और होना चाहिए। तो हम भी ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान है उनको, मेच्योर लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, संजीदा लोगों को, समझ फहम रखने वाले लोगों को और भारतीय जो वहाँ के मुफक्रीन हैं, माहिरीन क़वानीन हैं और जो पॉलिटिकल अमूर के एक्सपर्ट्स हैं, उनको कम्बैट करने के लिए ऐसे लोगों का आना यहाँ पर चाहिए कि जो दलील की बुनियाद पे, विजडम की बुनियाद पे, लॉजिक की बुनियाद पे, रेफरेंस की बुनियाद पे, ग्राउंड की बुनियाद पे, पॉलिटिकल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन, ST की बुनियाद पे और बैनुल-अक़वामी कानून के तनाजर में, बैनुल-अक़वामी अखलाकियात की तनाजर में रियासत जम्मू कश्मीर को समझते हूँ और वो डिफेंड करें। मैं ये समझता हूँ अगर ये काम हो जाए तो कम से कम जो इस वक्त राय आमा पाकिस्तान के खिलाफ उभारी जा रही है कि इंडिया ने कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्ट करने के बावजूद सारा धारा जो है, सारा अवाओं का रुख जो है, जहरीली अवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा हुआ है और कुछ लोग जो है वो इंडियन बयानियों को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो सारे जितने भी मसाइल हैं उनका सबब पाकिस्तान को करार देते हैं, हालांकि पाकिस्तान ने कश्मीर को मुतनाज़ पोजीशन पर रखा हुआ है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान के एंड पे वो लोग नहीं है जो ठीक तरीके से पाकिस्तान के बयानियों को
اور ریاست جموں کشمیر کے متنازع حیثیت کو ڈیفینڈ کر سکیں، بیان کر سکیں، ایکسپلین کر سکیں، تو اس کمزوری کی وجہ سے دشمن کا بیانیہ جو ہے ہمارے اوپر پریویل کرتا جا رہا ہے اور ہم جو ہے ڈیفینسو پوزیشن پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں اگریسو پالیسی پہ ہونا چاہیے، ہمیں سرنڈر فارورڈ پالیسی پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم سچ پہ ہیں اور ہمارا بیانیہ ہی درست ہے. بھارت کا بیانیہ غلط ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، دھوکے پہ مبنی ہے، لہٰذا اس کو مسترد کیا جانا چاہیے. جی بہت شکریہ. اچھا آخر میں آپ سے پوچھوں گا، چونکہ اقوام متحدہ کا بھی ذکر ہوا ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کشمیر کہاں کھڑا ہے؟ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں اس وقت کشمیر جو ہے متنازع پوزیشن پہ کھڑا ہے. میں نے پہلے جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ بھارت نے 1957 تک جو کانسٹیٹیوشنل میئرز لیے تھے، جو سٹیپس لیے تھے، اس میں اقوام متحدہ نے 1957 میں قرارداد نمبر 122 پاس کر کے بھارت کو واضح پیغام دے دیا کہ بھارت کی طرف سے جو ملٹری ایگریشن ہے اور جو کانسٹیٹیوشنل سٹیپس ہیں، اس کے باوجود ریاست جموں کشمیر متنازع ہے اور بھارت کا کوئی بھی اقدام ارکات، ہتھکنڈے، حربے ریاست جموں کشمیر کی متنازع پوزیشن کو ختم نہیں کر سکتے. اور اگر ہم دیکھیں بین الاقوامی قانون، دی ہیگ ریگولیشن، ویانا کنونشن اور اس کے بعد جنیوا کنونشن، ڈسٹرب ایریا کا وار جو کے تحت ڈسٹرب ایریاز ہوتے ہیں جن کو انٹرنیشنل لا آف وار جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، اس کے تحت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر متنازع ایریا ہے اور اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا، اس کے اندر کوئی اس طرح کی ارینجمنٹس کرنا بین الاقوامی قانون اور جو پرانے ہمارے جو کنونشنز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. جی بہت شکریہ. بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی اور میں چاہتا تھا کہ اس موضوع بڑی سیر حاصل بات چیت ہو، اور ہمارے سامعین اور ناظرین جو بہت عرصے سے اس بات کے خواہش مند تھے کہ مسئلہ کشمیر جو پاکستان اور بھارت کے آئین میں کہاں پہ کھڑا ہے اس پہ بات چیت ہو اور کسی ایکسپرٹ کو بلائیں، تو آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. وقت بڑا مختصر ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا اور ہم اجازت چاہیں گے آپ سے. انشاءاللہ تعالی کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.